हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरू गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज, बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर की सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर जो हमने पिछले 3 लेक्चर से कंटिन्यू किया है, उसके अगले टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। और हमारा आज का टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, अर्थात स्पेक्ट्रोस्कोपिक निम्नतम अवस्था। स्पेक्ट्रोस्कोपिक निम्नतम अवस्था को समझने के लिए हमें कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स को समझना होगा। ये हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु के ऊर्जा स्तर को 4 क्वांटम संख्याओं के आधार पर हम समझा सकते हैं, जिसमें एक होती है मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसे हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथी होती है चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या जिसे हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्राउंड स्टेट्स को समझने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। द डिफरेंट टर्म्स in an atom arranged in order of energy, and the ground state term find out on the basis of Hund's rule. हम हुंस का नियम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स सामान्यतः पहले न्यूनतम ऊर्जा स्तर में जाते हैं और फिर हुन और पॉली के नियम का पालन करते हुए अन्य कक्षकों में भरते हैं। द रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग द ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर डिफरेंट एटम्स आर एज फॉलोज। ये हुंस और पॉली के नियम को समझने के लिए हम कुछ एनर्जी टर्म्स के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। द टर्म्स आर अरेंज्ड डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पिन मल्टीप्लिसिटीज या एस वैल्यूज। लार्जेस्ट द वैल्यू ऑफ एस, मोस्ट स्टेबल विल बी द ग्राउंड स्टेट, हैज़ मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. This gives the minimum electrostatic repulsion and hence the lowest energy. पदों को बहुकता या मल्टीप्लिसिटी के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। S का मान अधिकतम होने वाला पद सबसे स्थायी होता है, क्योंकि इस स्थिति में सबसे कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन या स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण पाया जाता है। सेकंड जो हम इसमें रूल फॉलो करेंगे वो है कि इफ़ 2 और मोर स्टेट्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ s, यदि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स में s का मान समान है, देन द स्टेट विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ l विल हैव द लोएस्ट एनर्जी। तो जिस स्टेट की l की मान सबसे ज़्यादा होगा वो ऊर्जा में सबसे कम होगा, अर्थात s के इस मान के लिए l के उच्चतम मान वाला पद सबसे स्थायी होता है। तीसरा नियम, फॉर टर्म्स हैविंग द सेम s एंड l वैल्यू, यदि s और l दोनों का मान ही समान हो, द टर्म विद स्मॉलेस्ट j वैल्यू इज़ द मोस्ट स्टेबल। तो उस स्थिति में j जिसका सबसे न्यूनतम मान होगा वो सबसे स्थायी होगी। कब? इफ़ द सबशेल इज़ लेस देन हाफ फिल्ड, यदि सबशेल अर्धपूरित अवस्था में है, और यदि सबशेल अर्धपूरित अवस्था से ज़्यादा है तो उस समय वह टर्म, वह पद स्थायी होगा जिसके लिए j का मान मैक्सिमम है या अधिकतम है। अब हमें इस एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। द टर्म डिराइव्ड फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन। P2 विन्यास हम जानते हैं कार्बन का है। तो P2 विन्यास के लिए अगर हम ग्राउंड स्टेट टर्म को निकालना है तो हमें क्या इन रूल्स को फॉलो करके हम इसको निकाल सकते हैं, ये हम इस एग्जांपल से क्लियर करेंगे। अब यदि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो उसके P2 विन्यास में 2 इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग होनी है और उसके लिए संभावित अवस्थाएं बहुत सारी हैं। लेकिन ग्राउंड स्टेट टर्म, जैसा हमने पिछले लेक्चर में टर्म सिंबल्स की बात की थी, तो हमारे पास हम इन ऊपर वाले जो हमने अभी नियम्स, ये रूल्स की बात की है, इनको ध्यान में रख के हमें 3 ग्राउंड स्टेट टर्म्स उसके लिए प्राप्त होती हैं। पहली है 3p, दूसरी है 1d और तीसरी है 1s। ये ग्राउंड स्टेट टर्म किस आधार पर हैं? 3p के लिए वैल्यू ऑफ j है 1, क्योंकि ये लेस देन हाफ फिल्ड है। यहाँ j का मान जब हम निकालते हैं तो 1
लोएस्ट होता 0, 1 और 2 हमें 3 वैल्यूज़ प्राप्त होती हैं। तो वैल्यू ऑफ S जब हम 3p के लिए निकालेंगे तो वो हमें मिलती है 3, यानी कि इसकी बहुकता 3 है। 2s + 1 = 3 है। 1d के लिए भी इसका मान 1 आता है, जहाँ j का मान 2 है, और 1s के लिए ये वैल्यू हमें 0 मिलती है j की, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आती है। अब इन तीनों स्टेबल स्टेट्स में से जो 3p है उसकी मल्टीप्लिसिटी आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम है 3। नाउ द ट्रिपलेट p मीन्स 3p, जिसकी कि 3 टर्म्स हमें मिलती हैं, 3p2, 3p1 एंड 3p0। इन तीनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम ये देखते हैं कि 3p0 की एनर्जी सबसे कम है, क्योंकि 2p कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन लेस देन हाफ फिल्ड है। इसलिए अगर हम ऊर्जा के क्रम में इन्हें व्यवस्थित करें तो हमें ये क्रम 3p0, 3p1 और 3p2 प्राप्त होता है। इस तरह से हम कार्बन की डिफरेंट टर्म्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज कर सकते हैं। ये हमने इसको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। ऊर्जा का क्रम है, कार्बन का विन्यास 1s2, 2s2, 2p2 है। 3 ग्राउंड स्टेट टर्म है, 3p, 1d और 1s। 3p की 3 अवस्थाएं हैं, 3p0, 3p1, 3p2, जो कि लोअर टू हायर एनर्जी ऑर्डर में हमें दिखाई दे रही हैं, और उसके बाद 1d और 1s है। तो ये तो हमने उन नियम के आधार पर एक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में ग्राउंड स्टेट टर्म या निम्नतम अवस्था को कैलकुलेट किया। इसके लिए कुछ डायरेक्ट डिटर्मिनेशन मेथड्स भी हैं, जैसे कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें ग्राउंड स्टेट का पता है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिटरमिन ऑल द टर्म्स एंड देन सेलेक्ट द स्टेट हैविंग लोएस्ट एनर्जी ऑफ बाय हुंड्स रूल। हम सारी टर्म्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे, अब हुंड्स रूल्स के आधार पर जो निम्नतम ऊर्जा अवस्था है वो देख लेंगे, और उसके लिए हमें जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी इन सच अ वे टू गिव मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद पैरेलल स्पिन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स का जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा अलग अलग ऑर्बिटल्स में, तो वो इस प्रकार से होगा कि हमें अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिनका चक्रण समान है या पैरेलल है वो प्राप्त हो। दिस गिव द मल्टीप्लिसिटी। इससे हमें उस निम्नतम अवस्था की बहुकता प्राप्त होगी। दूसरा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को मैक्सिमम रखते हुए इलेक्ट्रॉन को उन ऑर्बिटल्स में जाना होता है जहां मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान अधिकतम होता है, जिससे हमें L प्राप्त होगा। अब हम S और 2s + 1 और L की वैल्यू से ग्राउंड स्टेट टर्म को कैलकुलेट कर लेंगे, जैसा कि हम आगे एक बॉक्स डायग्राम से इसको समझाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम इस डायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं। D2 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ग्राउंड स्टेट जिसमें कि पैरेलल स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई ओनली दोज ऑर्बिटल्स विच गिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L। ये इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिटल्स में जाएंगे जहां L का मान हमें अधिकतम प्राप्त हो। Thus both electrons having parallel spin and the d orbitals having +2 and +1 will be occupied। इस बॉक्स डायग्राम से आप देख रहे हैं कि m की हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं, +2, +1, 0, -1 एंड -2। तो इलेक्ट्रॉन्स चूँकि +2 और +1 में गए हैं तो L का मान हमें प्राप्त हो रहा है +3, और S की वैल्यू हमें मिल रही है 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास क्या आ गई, 3। सिंस 3 जो लेटर है वो F को करस्पॉन्ड करता है, तो इसलिए टर्म सिंबल हमारे पास इसका मिलेगा ग्राउंड स्टेट का D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ट्रिपलेट F, जिसे हम 3F लिखते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड से और स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट कैलकुलेशन की जो रूल्स हैं उससे हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास इस टेबल में डिफरेंट S और डिफरेंट P कॉन्फ़िगरेशंस के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म की कैलकुलेशन को समझाया गया है। इसमें आप बॉक्स डायग्राम देख रहे हैं, S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। S में चूँकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो S1 और S2 है। P में 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो P1 से P6 तक है। हर एक बॉक्स डायग्राम में एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। हर एक बॉक्स डायग्राम के लिए उसकी S वैल्यू, L वैल्यू, उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी कि 2s + 1 और उसकी ग्राउंड स्टेट मेंशन्ड है। तो जब आप इन बॉक्स डायग्राम को ऊपर वाले रूल नियमों के आधार पर देखेंगे तो आपको ये ग्राउंड स्टेट टर्म बहुत ईजिली अंडरस्टूड, बहुत क्लियरली समझ आ जाएंगी। इसी तरह से इस दूसरी टेबल में हमने डिफरेंट D कॉन्फ़िगरेशंस के लिए भी
ग्राउंड स्टेट टर्म की कैलकुलेशन को शो किया है। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो D1 से लेके D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10 हर एक के लिए वैल्यू ऑफ S, वैल्यू ऑफ L, 2s+1 एंड ग्राउंड स्टेट टर्म बॉक्स डायग्राम की सहायता से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आप इस टेबल से बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम इन ग्राउंड स्टेट टर्म्स को आसानी से डायरेक्ट मेथड के अनुसार कैलकुलेट करके और ये बता सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक निम्नतम अवस्था किसी भी विन्यास के लिए क्या रहेगी। तो इस पूरे लेक्चर में हमें टर्म सिंबल्स का और स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म्स को कोरिलेट करते हुए इस टॉपिक को दोबारा से एक बार कंसीडर करना होगा, दोबारा से क्लियर करना होगा। तो आप पिछला लेक्चर भी इसके साथ कंटिन्यू करें और आज वाले इस लेक्चर को उसके साथ कोऑर्डिनेट करके अगले लेक्चर की तैयारी करें। अगला लेक्चर हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पे है। एंड टिल देन इट्स थैंक यू।